everyone, how are you all? This is Shivangi Suman and I am here with the third part of the French Revolution. Guys, if you have not seen the first and the second part, please go through it. The link is given in the I button. So let's start with the third part of the French Revolution. In this part, we'll discuss about France abolishes monarchy and becomes a republic, about the Reign of Terror, and a directory rules France. So let's start. सो अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो जैसे कि हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था कि लुई 16 जो थे उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दिया था और वो तैयार हो गए थे कि देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। लेकिन इसके बावजूद भी फ्रांस में जो टेंस सिचुएशन था वो कम नहीं हुआ था। आने वाले सालों में भी वो टेंस सिचुएशन बना रहा। इसके पीछे रीज़न था कि ऑल्दो लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था, पर इसके बावजूद भी वो सीक्रेटली कुछ रूलर्स थे नेबरिंग कंट्रीज़ के जिनके साथ एक पैक्ट में आ गए थे। उसके थ्रू वो उनसे हेल्प मांग रहे थे कि जो उनके कंट्री में रिवोल्यूशंस चल रहा है वो हेल्प करे उनको दबाने में। तो वो किंग ऑफ प्रूशिया थे, उनके साथ एक कॉन्टैक्ट में आए थे और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो पर्शियन किंग थे वो उनकी मदद करने वाले थे वहाँ जो रिवोल्यूशन चल रहा था उसको दबाने में। और सिर्फ किंग ऑफ पर्शिया नहीं, अगल बगल के जो नेबरिंग कंट्रीज़ के और भी रूलर्स थे वो भी ऐसा मानने लगे थे कि फ्रांस में ये जो सिचुएशन है, जो चेंजेस आ रहे हैं कि फ्रांस को मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये जो है उनके कंट्रीज़ के लोगों की सोच को भी अफेक्ट करेगा और आज नहीं तो कल वो भी डिमांड करेंगे कि उनके भी कंट्रीज़ में चेंजेस आए। तो इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो सीक्रेटली ट्रूप्स भेजेंगे कंट्री में और मिलिट्री पावर के थ्रू वहाँ जो रिवोल्यूशन है हो रहा है उसको दबाया जाएगा। पर ये सब जब चल ही रहा था तो जो नेशनल असेंबली के लोग थे उनको इसका आइडिया लगने लगा और इन 1792 इन अप्रैल 1792 उन लोगों ने डिसाइड किया, वोटिंग किया और उन्होंने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। इस वॉर में जितने भी कॉमन पीपल थे वो आर्मी ज्वाइन कर रहे थे, जो रेवोल्यूशनरी थे कॉमन पीपल वो आर्मी ज्वाइन कर रहे थे और एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ लड़ने को तैयार हो रहे थे। तो ये जो वॉर डिक्लेयर किया गया था इसको वॉर बिटवीन अ कॉमन पीपल और एरिस्टोक्रेटिक पावर की तरफ देखा जा रहा था, मतलब कि आम जनता और राजशाही और राजाओं के बीच का वॉर देखा जा रहा था। उनका जो ये डिस्पोटिक पावर था, उनका जो एटीट्यूड था कि वही सुप्रीम है, इसको ख़त्म करने के लिए इस वॉर को देखा जा रहा था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वॉर को लोग लड़ रहे थे और इस वॉर में लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया जा रहा था जो मार्सेल्स था। मार्सेल एक सिटी है फ्रांस में और जिस टाइम पे बैस्टिल को ध्वस्त किया गया था, बैस्टिल को स्ट्रॉन्ग किया गया था, उस टाइम पे मार्सेल्स के लोग जब पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे, बढ़ रहे थे, तो वो यही जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है उसको गा रहे थे। तो इस टाइम जब वॉर डिक्लेयर हुआ तो सेम मार्सेलीज जो है यही वो पैट्रियोटिक सॉन्ग था जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए गाया जा रहा था। इस पैट्रियोटिक सॉन्ग को जो पोएट लिखे थे उनका नाम था रॉबर्ट डी एसेल और आज भी ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। अब जबकि मेंस वॉर में इन्वॉल्व थे तो ये बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लॉस और डिफ़िकल्टीज़ का सिचुएशन क्रिएट कर रहा था फ्रांस में। अंदर जो लोग कॉमन पीपल थे जो वॉर में क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो यंग लोग थे वो वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे, मेंस जो थे वो वॉर में इन्वॉल्व थे, तो जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो वेमेंस पे आ गई थी। बी अर्निंग देयर लिविंग और टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिली, ये दोनों ही काम उनको करना पड़ रहा था। तो यही वो टाइम था जब वेमेंस भी अपने राइट्स के बारे में सोचने लगी थी कि अगर वो काम कर सकती हैं बाहर जाके, घर को और बाहर को दोनों को मैनेज कर सकती हैं, तो उनको पॉलिटिकल राइट्स भी मिलने चाहिए। और इसके बारे में हम सेक्शन 4 में डिस्कस करेंगे। और ज़्यादातर लोग जो फ्रेंच सोसाइटी में थे वो इस आइडिया से कन्विंस्ड थे कि ये जो वॉर है हमको इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो जो रिचेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी था सिर्फ उसको पॉलिटिकल राइट्स देने की बात कर रहा था। तो जो बाकी सेक्शन था, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, अब उसको लग रहा था क्योंकि वो वॉर में एक्टिवली इन्वॉल्व है तो अगर वो वॉर को आगे लेके जाएगा तो ये जो राइट्स हैं वो उनको भी मिलेंगे। और यही रीज़न था कि वो वॉर को आगे लेके जाने के आइडिया को लेके बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड थे। अब पहले जो पॉलिटिकल आइडियाज़ डिस्कस होते थे वो कहाँ होते थे? वो कॉफ़ी शॉप्स में डिस्कस होते थे, वो सैलेंस में डिस्कस होते थे या ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर डिस्कस होते थे।
पर इस वॉर के टाइम के बाद और इसके थ्रू जब वॉर चल रहा था उस टाइम पे पॉलिटिकल क्लब्स जो है वो फ्रांस में बनने लगे थे। लोग एक पॉलिटिकल आइडियाज़ के जो लोग थे एक क्लब में एसोसिएट होने लगे थे और बहुत सारा पॉलिटिकल क्लब फ्रांस में फॉर्म हो गया था। इन सारे पॉलिटिकल क्लब्स में जो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब था उसका नाम था जैकोबिन्स। जैकोबिन्स को उसका नाम एसटी, एक कॉन्वेंट था पेरिस में जिसका नाम था एसटी जैकोब, उससे उसको उसका नाम मिला था जैकोबिन्स। जैकोबिन जो था वो सबसे ज़्यादा फेमस पॉलिटिकल क्लब था उस टाइम का, और उसी टाइम पे विमेंस भी अपने लिए क्लब फॉर्म करने लगी थी जो हम सेक्शन 4 में डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये मेंबर्स ऑफ जैकोबिन्स थे ये पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे। ये बहुत ही लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन से बिलोंग करते थे। ये वो लोग थे जो स्मॉल शॉपकीपर्स थे, डेली वेज वर्कर्स थे, पेस्ट्री कुक्स थे, स्मॉल पीपल जो इनको पहले पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिला हुआ था, जो कि पॉलिटिकल राइट्स से वंचित थे। मोस्टली ये लोग जो थे ये जैकोबिन्स में इन्वॉल्व थे और यही जो था वो मेजर सेक्शन ऑफ फ्रांस का सोसाइटी फॉर्म करता था। और ये जो लार्ज ग्रुप ऑफ लोग थे वो जैकोबिन को सपोर्ट कर रहे थे, उस पॉलिटिकल आइडिया से कन्विंस्ड थे। और ये जो जैकोबिन क्लब है उसके लीडर का नाम था मैक्समिलियन रॉबिस्पेयर, ये लीडर थे जैकोबिन के। और ये जो जैकोबिन क्लब के लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी जो जैकोबिन क्लब से बिलोंग करता था उसने ना लॉन्ग स्ट्राइप पैंट्स पहनना शुरू कर दिया था। और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो खुद को बाकी लोगों से अलग दिखा सकें। एक तो पहला ये मोटो था। दूसरा मोटो ये था कि वो जो फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ फ्रांस था जो मेनली नॉबल्स का था, रिच पीपल का था बट मेनली नॉबल्स का था, वो खुद को उनसे भी अलग दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लॉन्ग स्ट्राइप पैंट पहनना शुरू कर दिया था जो डॉक वर्कर्स पहनते थे। डॉक वर्कर्स, डॉकयार्ड डॉक्स होता है जहाँ पे शिप पे लोडिंग अपलोडिंग का काम होता है, उस एरिया को डॉक कहा जाता है। तो डॉक वर्कर्स जैसा पैंट पहनते थे उन्होंने वैसा पैंट पहनना शुरू कर दिया था, लॉन्ग स्ट्राइप पैंट्स। और ये जो ड्रेसिंग सेंस था ये दिखा रहा था नी ब्रीचेस के पावर के एंड को शो कर रहा था। नी ब्रीचेस, फ्रेंच सोसाइटी में लोग नी ब्रीचेस पहनते थे, घुटने तक के ब्रीचेस पहने जाते थे वहाँ। तो ये लोग जब लॉन्ग स्ट्राइप पैंट्स पहनने लगे तो ये खुद को उस सेक्शन से अलग दिखाने लगे जो नी ब्रीचेस पहनता था। और इनको सैन क्लूटोज कहा जाता था। ये खुद को जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे ये खुद को सैन क्लूटोज कहने लगे। सैन क्लूटोज का लिटरल मीनिंग होता है दोज हु विदाउट नी ब्रीचेस, वो जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं उनको सैन क्लूटोज कहा जाता है। और ये जो सैन क्लूटोज मेन थे ये रेड कैप्स पहनने लगे थे। हमने सेकेंड पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जहाँ हमने सिंबल्स को डिस्कस किया है, पॉलिटिकल सिंबल्स को, तो हमने डिस्कस किया है अबाउट रेड फ्रिजियन कैप। तो ये वही रेड फ्रिजियन कैप है जो ये सैन क्लूटोज पहनते थे। और ये जो रेड कैप होता है ये लिबर्टी यानी फ्रीडम को सिंबलाइज करता था। तो ये बता रहे थे कि अब ये फ्री हैं, अब ये स्लेव्स नहीं हैं, अब जो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो भी फ्री है। लेकिन वेमेंस को ये पहनने का राइट नहीं था क्योंकि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन वेमेंस के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। उस टाइम की सोसाइटी में वेमेंस को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, स्पेसिफिकली अबाउट पॉलिटिकल राइट्स एंड फ्रीडम, ये सब वेमेंस के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा था। और इन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन्स जो थे उन्होंने एक वॉयलेंट रिवॉल्ट प्लान किया विद द पीपल ऑफ पेरिस। पेरिस के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे ब्रेड का प्राइस बढ़ने की वजह से, और होर्डिंग की वजह से वहाँ ब्रेड पहुँच भी नहीं रहा था, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। तो उनके साथ ये जो जैकोबिन्स थे इन्होंने एक वॉयलेंट रिवॉल्ट प्लान किया जिसके थ्रू ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10 अगस्त की सुबह को ऑन द पैलेस ऑफ ट्यूटलरीज, ट्यूटलरीज के पैलेस में जहाँ किंग रहते थे वहाँ ये लोग घुस गए। जो राजा के जो गार्ड्स थे उनको मार दिया गया और जो राजा थे उनको हॉस्टेज बना लिया गया काफ़ी घंटों के लिए। फिर जो असेंबली थी उसने वोटिंग किया और उसने वोट करके डिसाइड किया कि वो लोग रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर लेंगे, यानी पूरी रॉयल फैमिली को ही कैद करने का जो है वो पास हो गया। और उसके बाद और वोटिंग हुई, उस वोटिंग में जितने भी मेंस थे अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स उन सबको वोटिंग राइट्स दे दिया गया। पहले हमने सेकेंड पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिस्कस किया है कि वही लोग सिर्फ जो एक्टिव सिटीजन्स थे सिर्फ वही वोट कर सकते थे। और एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? एक्टिव सिटीजन्स वो थे जो एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेवरेज वेज, इतना
टैक्स पे करते थे और उनका एज 25 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए था। पर अब इन स्पाइट ऑफ कि वो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, कितने वेल्दी हैं, कितने रिच हैं, कितना टैक्स पे करते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं था, बस वो 21 ईयर्स ऑफ एज से अबव हों तो उनको वोटिंग राइट्स दे दिया गया था इसी वोटिंग के बाद। और उसके बाद इलेक्शंस हुए और जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन कहा गया। जो पहले असेंबली थी उसको नेशनल असेंबली कहा जाता था। अभी जो असेंबली फॉर्म हुई थी, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी, जिसमें सारे मेंस जो 21 ईयर्स एंड अबव एज के हैं उन्होंने वोट किया था, उस असेंबली को कन्वेंशन कहा गया। और ऑन 21 सितंबर 1792 फ्रांस को मोनार्की से रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया गया। दे अबॉलिश्ड मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है जहां पीपल जो है गवर्नमेंट और उसके हेड को दोनों को लोग इलेक्ट करते हैं। ये हेरिडिटी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि जनरेशन बाय जनरेशन सेम फैमिली के लोग ही इलेक्ट होते रहे एज अ किंग, ऐसा नहीं है। लोग इलेक्ट करते हैं कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लायक है। तो फ्रांस को रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया गया। और लुई 16 जो थे उनको देशद्रोह के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि वो पोर्शिया के किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए थे। उन्होंने फैक्ट फॉर्म किया था अपने ही लोगों को दबाने के लिए, तो उनको देशद्रोह के इल्ज़ाम में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। और ऑन 21 जनवरी 1793 को उनको पब्लिकली फांसी पे चढ़ा दिया गया ऑन द प्लेस डी ला कॉनकोर्ड। डी ला कॉनकोर्ड जो प्लेस था वहाँ पे उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। और जो फ्रांस की क्वीन थी, फ्रेंच क्वीन मारी एंटोनेटी, बाद में उनको भी इसी तरह पब्लिकली फांसी पे चढ़ा दिया गया। नाउ विल डिस्कस अबाउट द रीन ऑफ टेरर। तो पीरियड ऑफ 1793 टू 1794 को रीन ऑफ टेरर कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉबिस्पेयर जो थे, जो जैकोबिन क्लब के लीडर थे, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एंड बहुत ही सीवियर पॉलिसीज जो है वो फ्रांस पे इम्पोज कर दिया था। जो भी लोग थे जो उनके हिसाब से रिपब्लिक के एनिमीज थे, वो हो या ना हो, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो रिपब्लिक के एनिमीज है, जैसे कि एक्स नोबल्स, मेंबर्स ऑफ क्लर्जी और मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जो अदर पॉलिटिकल व्यूज से बिलोंग करते थे, या फिर वो मेंबर्स जो उनके ही पार्टी के थे पर उनके पॉइंट से अग्री नहीं करते थे, तो उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था, उनको इम्प्रिजन किया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था और उनको रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जाता था। वो कोर्ट जो कि रेवोल्यूशनरीज को सज़ा देती है, मतलब वहाँ उनके बारे में जो जिस कोर्ट में चलता है उसको रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल कहा जाता है, वहाँ उनको पेश किया जाता था। और अगर कोर्ट को लगता है कि वो गिल्टी हैं तो फिर उनको एग्जीक्यूट किया जाता था। अगर वो गिल्टी होते थे तो उनको ग्लूटोइन में भेज दिया जाता था। अब ये ग्लूटोइन क्या है? तो ग्लूटोइन एक डिवाइस है जो कि दो पोल्स के बीच में एक ब्लेड होता था और उसके ऊपर लोगों का सर रख के उसको काट दिया जाता था। ये जो ग्लूटोइन का नाम है, ये डॉक्टर ग्लूटोन थे, डॉक्टर ग्लूटोन, उनके नाम पर डाला गया है। वहीं जो थे इसको इन्वेंट किए थे। तो वो ऐसा बिहेव कर रहे थे लोगों के साथ वहाँ, और इसीलिए इस एरा को 1793 टू 1794 को रीन ऑफ टेरर कहा जाता है। रॉबिस्पेयर गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा लॉज लगा रही थी, जैसे कि जो हाईएस्ट अपर लिमिट था वेजेस का और किसी भी चीज़ के प्राइस का, उस दोनों को फिक्स कर दिया गया था। मीट या फिर ब्रेड, उन सब का जो वो अमाउंट था वो फिक्स्ड था कि वो कितने में बेचे जा सकते हैं और कितना अमाउंट आ रहा है, ये सब कंट्रोल था गवर्नमेंट के थ्रू। फिर जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको फोर्स किया जा रहा था कि उनका जो ग्रेन्स है वो शहर में लाके बेचे और उसका भी प्राइस गवर्नमेंट तय करती, मतलब वो फ्री नहीं थे किसी भी प्राइस पे बेचने के लिए, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर होता था जिसको मैदा कहा जाता है, उसका यूज़ जो है वो गवर्नमेंट बंद करवा दी थी और सारे सिटीजन्स को जो है सेम तरह का ब्रेड खाना पड़ता था जिसको कहा जाता था इक्वालिटी ब्रेड। इसको फ्रेंच में कहा जाता है पेन इग्लाइट, डी इसमें साइलेंट है, पेन इग्लाइट कहा जाता है इसको, इक्वालिटी ब्रेड, जिसका लोफ जो है वो होल व्हीट से बना होता था। अब लोगों को बुलाने के तरीके, लोगों को एड्रेस करने का जो वे था उसको भी इक्वल करने के लिए ट्रेडिशनली जो मेंस होते थे उनको मशरा कहा जाता था और जो वुमेन्स होती थी उनको मैडम कहा जाता था। लेकिन बाद में ऑल फ्रेंच मेन एंड वुमेन को, मेन को सिटोयन एंड वुमेन को सिटोयनी कहा जाने लगा।
इन द टाइम ऑफ रॉबिस्पेयर, और जितने भी चर्चेस थे उन सबको शट डाउन कर दिया गया, उनको बैरक्स में या ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। और उसके ये सारे जो स्ट्रिगनेंट पॉलिसीज़ थे, उसके जो अपने जो फॉलोअर्स थे अब वो भी इससे परेशान होने लगे थे और वो चाहते थे कि थोड़ा मॉडरेशन मिले, थोड़ा लिबरलाइजेशन मिले। और इन 1794 जुलाई 1794 को रॉबिस्पेयर को कन्विक्ट किया गया, यानी कि उनको डिक्लेयर किया गया कि वो गलत है, उनको गिल्टी डिक्लेयर किया गया, उनको अरेस्ट किया गया और नेक्स्ट डे ही उनको ग्लूटोइन में भेज दिया गया। ये जो टाइम था ये जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल का टाइम था। अब इसके बाद हम करेंगे डिस्कस करेंगे डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो ये जो टाइम था वो जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल का टाइम था। इसके बाद जो वेल्दियर मिडिल क्लास है वो पावर सीज कर लेता है, क्योंकि जो जैकोबिन जब जैकोबिन क्लब रूल कर रहा था तो जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उसके हाथ में ऑलमोस्ट पावर था। पर जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल होती है, जो वेल्दियर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है वो पावर सीज कर लेता है और उसके बाद जो नॉन प्रॉपर्टी लोग होते हैं उनको वोटिंग राइट से फिर से वंचित कर दिया जाता है। जैकोबिन के टाइम पे उनको वोटिंग राइट्स मिला था, अब उनको फिर से वोटिंग राइट से वंचित कर दिया जाता है। और एक कमेटी बनती है जिसमें गवर्नमेंट को चलाने के लिए 2 लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को इलेक्ट किया जाता है। और ये जो 2 लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है ये एक डायरेक्टरी को इलेक्ट करती है। और ये जो डायरेक्टरी होती है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है और ये डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स इसलिए इलेक्ट किए गए क्योंकि पहले क्या था कि जैकोबिन के टाइम पे सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव था जो कि थे मिस्टर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर थे। अब इनको 5 लोगों में बांट दिया गया ताकि जो पावर है वो एक इंसान में के हाथ में कंसंट्रेट ना हो और वो डिक्टेटर में कन्वर्ट ना हो जाए। और अब इस डायरेक्टरी में 5 लोग थे जो एक एक बार करके लॉट के थ्रू डायरेक्टर्स बनते थे, मतलब उनको एग्जीक्यूटिव पावर दिया जाता था। पर इन डायरेक्टरीज में जो 5 मेंबर्स थे उनका हमेशा लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। और जो लेजिस्लेटर के मेंबर्स थे उनको बार बार धमकी देते थे कि वो उनको हटा देंगे पोस्ट से। तो बार बार उनका पोस्ट से हटना और नए किसी का पोस्ट पे आना, ये जो बार बार कॉन्फ्लिक्ट था इसकी वजह से ये गवर्नमेंट में जो है वो कमज़ोर होने लगी और धीरे धीरे ये गवर्नमेंट जो है कि गिरने लगी। और यही इस गवर्नमेंट का कमज़ोर होना ही एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो रास्ता बनाया मिलिट्री डिक्टेटर के लिए। जब भी कोई गवर्नमेंट कमज़ोर होने लगती है तो क्या होता है, वहाँ डिक्टेटरशिप आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो एक मिलिट्री डिक्टेटर का जन्म हुआ उस टाइम पे जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। हम लोग जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि वो डिक्टेटर थे। और इन्हीं सब चेंजेस की वजह से ये जो चेंजेस आ रहे थे, इन्हीं सब चेंजेस में आइडिया ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ कि सारे जितने भी लोग हैं सब लॉ के लिए सेम है, और ये जो पितृसत्तात्मक सोच था जो वुमेन्स को राइट नहीं दे रहा था, ये सारी सोच ये सब मिल के पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो मोटिवेट कर रहा था, ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में। So guys, this is all for the third part of the French Revolution. Please like the video and subscribe to my channel, and I'll try to upload the next video as soon as possible. Till then, bye bye, take care.